तो आज हम लोग क्लास 11th का जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज़, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी में आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये सब पढ़ना होता है। तो आज हम लोग क्लास 11th का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, क्लास 11th स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वैसे तो मैं रिलेशन फंक्शन भी पढ़ाऊंगा क्लास 11th में, शुरू में वो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ा देनी चाहिए क्योंकि अभी हाफ टर्म निकल चुका है। तो मैं पहले सीक्वेंस एंड सीरीज़ पे वीडियो बना लेता हूँ, उसके बाद हम लोग रिलेशंस और फंक्शंस पे भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर मच टाइम चलिए हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़, तो सीक्वेंस और सीरीज़ है क्या? ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है? तो सीक्वेंस इसको कहते हैं, देखिए सीक्वेंस का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ था, अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन गिवन रूल इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। इसका ये मतलब है कि अगर अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स यानी बहुत सारे नंबर्स का एक सक्सेशन यानी एक कतार, ठीक है, बहुत सारे नंबर्स का एक सक्सेशन यानी एक कतार, ठीक है, जिसको अरेंज किया गया हो किसी डेफिनिट ऑर्डर में, ठीक है, किसी एक फिक्स्ड ऑर्डर में उसको अरेंज किया गया हो उन नंबर्स को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन गिवन रूल, यानी किसी रूल के अकॉर्डिंग उन नंबर्स को किसी एक ऑर्डर में अरेंज किया गया हो, तो उस ऑर्डर को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। तो बच्चों आपको सीक्वेंस अच्छे समझ में आ गया होगा। और सक्सेशन ऑफ नंबर्स की नंबर्स बहुत सारे नंबर्स का एक सक्सेशन हो यानी एक कतार हो, अरेंज्ड इन अ डेफिनिट ऑर्डर, जिसको किसी डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज किया गया हो, अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन गिवन रूल, किसी रूल के अकॉर्डिंग, किसी रूल के अनुसार उसको किसी ऑर्डर में अरेंज किया गया हो, उसी ऑर्डर को सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे जैसे किसी मेरे मेरे पास मान लीजिए कोई सीक्वेंस है, ठीक है, जैसे हम लोग के पास मान लीजिए कि ये एक सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, अप टू एन टर्म्स है इसमें, ठीक है, अप टू एन टर्म्स है। अब वो एन कितना है वो किसी को नहीं पता है, वो एक मतलब इन जनरल एन टर्म्स, अप टू एन टर्म्स है, ये मेरे पास एक सीक्वेंस है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इसको एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज किया गया है। अगर मैं टू मतलब इसमें क्या है ना, सभी इवन नंबर्स हैं एक तो, और इसमें क्या है, अगर मैं 2 में 2 जोड़ूँ तो 4 आ जाएगा, फिर 4 में 2 जोड़ूँ तो 6 आएगा, फिर 6 में 2 जोड़ूँ 8 आएगा। तो इसको एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग इसको आपस में अरेंज किया गया है। तो ये एक सीक्वेंस है मेरे पास, ये जो नंबर्स का जो पैटर्न दिया गया है वो एक सीक्वेंस है, इसको किसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे अरेंज किया गया है। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग का कहता है कि किसी भी सीक्वेंस में जो nth प्लेस, कोई भी मतलब इन जनरल अगर हम लोग बात करें कि nth प्लेस पे अगर कोई टर्म है तो उसको nth टर्म कहा जाता है उस सीक्वेंस का, या जनरल टर्म कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये जो हम लोग का टर्म है यहाँ पे 8, ये जो नंबर है 8 इस सीक्वेंस के 4th प्लेस पे है, तो इसको इस सीक्वेंस का 4th टर्म कहा जाएगा। यहाँ पे जो 8 मेरा नंबर है गिवन सीक्वेंस में 4th प्लेस पे है, तो इसको 4th टर्म कहा जाएगा इस गिवन सीक्वेंस का। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 है तो इस गिवन सीक्वेंस का 2nd प्लेस पे है, तो इसको 2nd टर्म कहा जाएगा। ऐसे ही इन जनरल अगर हम लोग बात करें कि अगर मेरे पास कोई एक नंबर है n, आगे जाके कहीं मान लीजिए कोई नंबर रहा होगा n, तो वो nth प्लेस पे रहा होगा। ठीक है, मान लीजिए वो मतलब वो जो नंबर, कोई नंबर है मेरे पास जो कि nth प्लेस पे रहा होगा, तो उसको जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे जैसे 4 एक नंबर है जो कि सीक्वेंस के 2nd प्लेस पे है, तो इसको 2nd टर्म कहा जाएगा। सिमिलरली कोई नंबर रहा होगा जो कि सम इन जनरल किसी प्लेस n पे रहा होगा, तो उस नंबर को हम लोग उस मतलब सीक्वेंस का nth टर्म और जनरल टर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इन जनरल बात करें, यहाँ पे तो मैंने सीक्वेंस डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पे 2nd प्लेस पे 4 है, यहाँ पे 3rd प्लेस पे 6 है, यहाँ पे 4th प्लेस पे 8 है। इन जनरल nth प्लेस कोई प्लेस हम लोग ले लेते हैं किसी सीक्वेंस का, जिसमें कोई भी प्लेस हो सकता है, 2nd प्लेस, 3rd प्लेस, 4th प्लेस, 5th प्लेस, कोई भी प्लेस हो सकता है। तो उस nth प्लेस पे रहने वाला जो नंबर होगा उसको nth टर्म और जनरल टर्म कहा जाता है सीक्वेंस का। तो इसको आप नोट कर लीजिए, द नंबर, ठीक है, इसको यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं, द नंबर ऑकरिंग एट, ठीक है, द नंबर ऑकरिंग एट, द नंबर ऑकरिंग एट, ठीक है, द नंबर ऑकरिंग एट nth प्लेस, द नंबर ऑकरिंग एट nth प्लेस ऑफ अ सीक्वेंस
द नंबर ऑकरिंग एट nth प्लेस ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इट्स nth टर्म और जनरल टर्म, is called its nth term, is called its nth term और general term, और general term, ठीक है, is called its nth term और general term। और उस general term को कैसे डिनोट किया जाता है, to be denoted by, सॉरी यहाँ पे to be डिनोटेड बाय, उसको कैसे डिनोट किया जाता है, टू बी डिनोटेड बाय ए सब्सक्रिप्ट में n, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। द नंबर ऑकरिंग एट nth प्लेस ऑफ ए सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस के nth प्लेस पे जो नंबर ऑकर होता है उसको हम लोग nth टर्म कहते हैं या जनरल टर्म कहते हैं उस सीक्वेंस का, और उसको ए सब्सक्रिप्ट में, राइट हैंड सब्सक्रिप्ट में लोअर प्लेस पे n लिखा जाता है। इस सिंबल से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है, स्मॉल ए, और उसके राइट हैंड सब्सक्रिप्ट पे यानी उसके नीचे में राइट हैंड साइड पे छोटा सा n लिख के जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस को डिनोट किया जाता है। किसी भी सीक्वेंस के जनरल टर्म को डिनोट करना है तो आप स्मॉल ए लिख दीजिए, और उसके राइट हैंड लोअर सब्सक्रिप्ट में यानी राइट हैंड साइड में थोड़ा सा नीचे में स्मॉल n लिख दीजिए। ये जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस को डिनोट करता है, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस को डिनोट करता है। अब एक सीक्वेंस दो तरीके का हो सकता है, सीक्वेंस या तो वो फिनाइट हो या तो इनफाइनाइट हो। सीक्वेंस दो तरीके का हो सकता है, या तो वो फिनाइट हो या तो इनफाइनाइट हो। फिनाइट सीक्वेंस वो होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, ठीक है, कुछ लिमिटेड टर्म्स हो। इनफाइनाइट हो वो सीक्वेंस होता है जिसमें जिसका अंत ना हो, ठीक है, उसका लास्ट टर्म क्या है वो आपको पता नहीं चलेगा, वो कहाँ पे जाके ख़त्म होगा वो पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो सीक्वेंस में भी यहाँ पे आप लिख लीजिए, सीक्वेंस में भी a sequence may be finite or infinite, may be finite or infinite, ठीक है, सीक्वेंस में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसे कि मैं यहाँ पे इस सीक्वेंस का बात करूँ 2 4 6 8 10, एंड जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे 1 3 5 7 9, मान लीजिए मेरे पास ये एक सीक्वेंस है, तो इसमें 5 ही टर्म्स हैं, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, इतने टर्म्स है जिसको हम लोग काउंट कर सकें, ठीक है। अब काउंट नहीं भी कर पाएगा, कहीं पे जाके वो अगर ख़त्म हो जाएगा, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो उसको फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। जैसे ये अप टू मतलब कंटिन्यू रहेगा, और मान लीजिए कहीं पे जाके 67 हो गया, ठीक है, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस हो गया, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। ये कहीं पे जाके ख़त्म हो गया, जहाँ पे 67 आएगा वहाँ पे ये सीक्वेंस हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, और तब तक में जितने टर्म्स होंगे सीक्वेंस में उतने ही टर्म्स रह जाएंगे सीक्वेंस के अंदर। लेकिन अगर मेरे पास कोई अगर ऐसा सीक्वेंस है जैसे 2 4 6 8 10 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 3 डॉट से मतलब इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे ये जो हम लोग का सीक्वेंस है 2 4 6 8 10, ये अब आगे कहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, ये ऐसे कंटिन्यू है, ठीक है, 2 4 6 8 10 आगे ऐसे ही कंटिन्यू होते रहेगा, 12 14 16 18 और ऐसे ही मतलब अप टू लैक्स करोड़ ऐसे जा रहा है। तो ये क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ये कहाँ पे ख़त्म होगा वो किसी को नहीं पता है, इसका एंडिंग पॉइंट क्या है वो हम लोग को नहीं पता है, इसलिए इस सीक्वेंस को इनफाइनाइट कहेंगे। और ऐसा जो सीक्वेंस होगा जो कहीं पे एंड हो जाए, जिसका लास्ट टर्म आपको पता हो जाए, जो कहाँ पे ख़त्म होगा वो उसका अगर हमको जानकारी हो जाए तो वो फाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है, और जो कभी ख़त्म ना हो चलते चल जाए इस ऑर्डर में वो इनफाइनाइट सीक्वेंस कहलाता है। तो ये एक फाइनाइट है और ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। अब सीक्वेंस के टर्म्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो उसको हम लोग सीरीज़ कहते हैं, ठीक है, बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस, ठीक है, बाय एडिंग द टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, by adding the terms of a sequence we get a series। सीक्वेंस के अगर टर्म्स को आपस में ऐड कर दिया जाए तो उसको हम लोग सीरीज़ बोलते हैं, कि वो हम लोग को एक सीरीज़ मिला, ठीक है। अगर किसी सीक्वेंस के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि उस सीक्वेंस का वो कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ हमको मिला, ठीक है। अगर किसी सीक्वेंस के टर्म्स सबको कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड कर दिया जाए तो हम लोग कहते हैं उस सीक्वेंस का हमको कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ मिल गया। जैसे इस सीक्वेंस का अगर मैं सीरीज़ लिखूं तो इसका सीरीज़ ये हो जाएगा, ठीक है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9
प्लस ऐसे ही अप टू जब तक 67 ना आए, ठीक है। बीच में जितने भी टर्म्स होंगे उनको आपस में ऐड कर देंगे। इस सीक्वेंस का अगर हम लोग सीरीज़ का बात करें तो इसका सीरीज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका सीरीज़ यही होगा 2 + 4 + 6 + 8 + 10। अब ऐसे ही जितने भी टर्म्स होंगे सबको आपस में ऐड कर देंगे तो वो उसका सीक्वेंस का सीरीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब सीरीज भी फाइनाइट और इनफाइनाइट होता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स इन इट, वेदर इट इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। सीरीज जो होता है मेरे पास वो भी फाइनाइट और इनफाइनाइट दो तरीके का होता है। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इनफाइनाइट टर्म्स को आपस में ऐड किया गया है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा सीरीज। जैसे ये सीरीज इनफाइनाइट है और ये सीरीज क्या है, फाइनाइट है। इसमें क्या है, कुछ लिमिटेड टर्म्स ही हैं, कुछ मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ही हैं जिनको आपस में ऐड किया गया है। तो ये फाइनाइट सीरीज है और ये इनफाइनाइट सीरीज है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है जिसका हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोग्रेशन का। प्रोग्रेशन क्या है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रोग्रेशंस का। प्रोग्रेशंस किसको कहते हैं, तो सीक्वेंसेस फॉलोइंग सर्टेन पैटर्न्स आर कॉल्ड प्रोग्रेशन। ऐसा सीक्वेंस जो किसी पैटर्न के को फॉलो करता हो उसको प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। इस पहले डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। sequences following certain patterns are called progressions। अब इसका क्या मतलब है, sequences following certain patterns are called progression। अब देखिए जैसे मेरे पास कोई सीक्वेंस है तो उसमें मतलब कि एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हुए वो सीक्वेंस बना होता है, ठीक है। एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हुए वो सीक्वेंस बना होता है जिसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग यही सीक्वेंस का बात कर रहे थे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो आप इस सीक्वेंस में देख सकते हैं कि एक मतलब एक सर्टेन पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये जो हम लोग का फर्स्ट टर्म है इसमें 2, इसमें अगर 2 ऐड करें तो 4 आएगा, फिर इसमें 2 ऐड करें तो 6 आएगा, फिर इसमें 2 ऐड करें तो 8 आएगा और इसमें 2 ऐड करें तो 10 आएगा, ठीक। ये थोड़ा सा, तो यहाँ पे अगर इसमें हम लोग 2 में अगर 2 ऐड करें तो 4 आएगा, 4 में 2 ऐड करें तो 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करें तो 8 आएगा, 8 में 2 ऐड करें तो 10 आएगा एंड सो ऑन, ऐसे ही रहा होगा। तो एक सर्टेन पैटर्न के अकॉर्डिंग ये सीक्वेंस बना हुआ है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि हाँ अगर इस नंबर में हम 2 ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर आएगा, फिर इसमें 2 ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर आएगा, इसमें 2 ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर आएगा, इसमें 2 ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर आएगा। और ऐसे ही हम लोग और भी आगे का टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके बाद वाला कौन सा टर्म रहा होगा, इसके बाद वाला कौन सा टर्म रहा होगा। ऐसे ही हम लोग इस सीक्वेंस को कंटिन्यू लिख सकते हैं। उस पैटर्न को हम लोग ऑब्जर्व करके इस सीक्वेंस को अपने से कंटिन्यू कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसा मतलब जो सीक्वेंस होता है जो किसी पैटर्न को फॉलो करता है और उसके नेक्स्ट टर्म्स को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो क्या होगा, उनको प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रेशन हो गया। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जो मेन हम लोग का टॉपिक है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, जिसको शॉर्ट में एपी भी कहा जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको हम लोग शॉर्ट में एपी से डिनोट करते हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो इट इज़ अ सीक्वेंस in which each term except the first one differs from its preceding term by a constant। This constant difference is called the common difference of the AP, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है, इट इज़ अ सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है इन विच, ये धुंधला तो नहीं है, तो इट इज़ अ सीक्वेंस इन विच each term except first, क्योंकि फर्स्ट के पीछे कोई नहीं है, it is a sequence in which each term except first differs from its preceding term, यानी अपने पीछे वाले टर्म से डिफर करेगा, differs from its preceding term, ठीक है। ये CEE होगा, differs from its preceding term by a constant, ठीक है। यही एपी कहलाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, तो इट इज़ अ सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस होता है
इन विच जिसमें ईच टर्म हर एक टर्म जो होगा एक्सेप्ट फर्स्ट पहले वाले को छोड़ के डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म अपने पिछले वाले टर्म से डिफर करेगा बाय कांस्टेंट। ठीक है, जैसे अगर हम लोग इसका बात करें जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है a1 a2 a3 डॉट 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 अप टू an, इसमें n टर्म्स है और ये हम लोग के पास मान लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वो AP में है। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि इट इज़ अ सीक्वेंस, एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हर एक टर्म अपने प्रीवियस टर्म से अपने प्रीसीडिंग टर्म से एक कांस्टेंट डिफरेंस रखता है। यानी अगर हम लोग a2 माइनस a1 करें, ठीक है, जैसे ये यही बोल रहा है कि एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हर एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से कुछ कांस्टेंट डिफरेंस पे ही होता है। ठीक है, यानी अगर हम लोग यहाँ पे a4 माइनस a3 करें, यहाँ पे a4 आगे रहा होगा, उसमें से अगर हम लोग a3 को घटाएं तो वही इक्वल होगा आपका a3 माइनस a2 के भी। ठीक है, मतलब इसमें से इसको घटाएं और वही इक्वल होगा मेरा a2 माइनस a1 के भी। ठीक है, मतलब कोई भी अगर आप आगे का टर्म ले लो और उसमें से उसके प्रीसीडिंग टर्म को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द AP, यानी सभी टर्म्स के लिए। ठीक है, कोई भी अगर आगे का हम लोग टर्म ले लेते हैं उसमें से एक प्रीसीडिंग टर्म को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो सेम रहेगा सभी टर्म्स के लिए, सभी नंबर्स के लिए थ्रू आउट दिस AP। ठीक है, और ये जो डिफरेंस होता है दिस कॉमन डिफरेंस, ये जो मतलब ये जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है, ठीक है, ये जो कांस्टेंट डिफरेंस मेरा होता है दिस कांस्टेंट डिफरेंस, दिस कांस्टेंट डिफरेंस, इस कांस्टेंट डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस ऑफ AP कहते हैं, इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस, दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। इस कांस्टेंट डिफरेंस को हम लोग AP का कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। दिस कांस्टेंट डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP, जो गिवन AP है उसका वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग अब किसी भी AP के फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करते हैं और किसी भी AP के कॉमन डिफरेंस को हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं। किसी AP के फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करते हैं और इसी AP के कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं, और जनरल टर्म को तो मैंने बता चुका है A और सब्सक्रिप्ट में n से डिनोट करते हैं। ठीक है, nth टर्म या जनरल टर्म को A सब्सक्रिप्ट में n से डिनोट करते हैं। अब देखें, अब जैसे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं आपका कि किसी AP का nth टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं nth टर्म ऑफ अ गिवन AP। मतलब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं जिससे हम लोग किसी भी गिवन AP का nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिससे हम लोग किसी भी दिए हुए AP का, किसी भी दिए हुए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकाल सकते हैं। nth टर्म वो कोई भी टर्म हो सकता है, वो सेकंड टर्म भी हो सकता है, वो थर्ड टर्म भी हो सकता है, वो फोर्थ टर्म भी हो सकता है। यानी अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो कि कोई AP दे दिया गया हो और उसमें बोले कि आप हम लोग को इस AP का फिफ्थ टर्म निकालना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। उस AP का मतलब फोर्थ टर्म निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। गिवन AP का 100 टर्म निकालना है, गिवन AP का 1000 टर्म निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। तो उसी फॉर्मूला को हम लोग इन जनरल टर्म्स nth टर्म ऑफ ए गिवन AP, किसी भी AP का अगर कोई nth टर्म निकालना है तो हम लोग उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे थ्योरम है ये। ठीक है, ये एक थ्योरम होता है। थ्योरम में ये लिखा हुआ शो दैट द nth टर्म ऑफ एन AP विद फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस D is given by, show that the nth term of an AP, किसी AP का जो nth टर्म होगा वो क्या होगा, whose first term A, जिसका जो फर्स्ट टर्म दिया गया है वो A के बराबर है एंड कॉमन डिफरेंस D के बराबर है। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस जो है वो D के बराबर है। शो डैट द nth टर्म ऑफ एन AP, किसी AP का nth टर्म क्या होगा जिसका फर्स्ट टर्म A दिया गया है एंड कॉमन डिफरेंस D दिया गया है। ठीक है, नहीं, आपको ये शो करना है कि शो डैट द nth टर्म ऑफ एन AP, जो AP का nth टर्म होगा जिसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, इज वो ये होता है
ये nth टर्म हो गया, nth टर्म को a सबस्क्रिप्ट में n से डिनोट करते हैं, ये होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यानी अगर nth टर्म हम लोग को निकालना है तो a सबस्क्रिप्ट में n से डिनोट कर रहे हैं और वो nth टर्म इसके बराबर होगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, जहाँ पे n वो टर्म है। जैसे फिफ्थ टर्म निकालना हो तो यहाँ पे 5 रख देंगे, फोर्थ टर्म निकालना है 4 रख देंगे, 1000 टर्म निकालना है यहाँ पे 1000 रख देंगे। a उस AP का फर्स्ट टर्म है, d उस AP का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। ये वो जनरल फार्मूला है nth टर्म निकालने के लिए। तो अगर हम लोग के पास कोई भी AP दिया गया है और उसका हम लोग से पूछे कि ये nth टर्म इसका निकालना है, या मतलब कोई भी टर्म अगर निकालना हो, फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, तो उसका ये जनरल फार्मूला है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जैसे किसी AP का अगर थर्ड टर्म निकालना है तो उसमें उस AP का यहाँ पे फर्स्ट टर्म रख देंगे, प्लस यहाँ पे n के जगह पे 3 रख देंगे, 3 माइनस वन, डी के जगह पे उस AP का कॉमन डिफरेंस रख देंगे। तो इस थ्योरम का आप यहाँ पे प्रूफ देख लेते हैं। इस थ्योरम का तो थ्योरम में है जैसे कि हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस d है, ठीक है। ठीक है, लेट अस कंसिडर एन AP हैविंग फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू d। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग के पास कोई गिवन AP है जिसमें फर्स्ट टर्म a दिया गया है, कॉमन डिफरेंस d दिया गया है, तो वो AP क्या हो जाएगा, देन द AP विल बी अब उस गिवन AP का जो है वो फर्स्ट टर्म a है, तो पहला टर्म तो AP का a हो जाएगा। अब जो उसका सेकेंड टर्म होगा उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे a प्लस डी, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे जो हम लोग का फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d दिया गया है, यानी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में d का डिफरेंस है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हम लोग का इस AP का a दिया गया है और दो मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में d का कॉमन डिफरेंस है। तो अगर हम लोग इसमें d ऐड कर दें, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू d आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें से अगर फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करें तो कॉमन डिफरेंस आए, यानी d आए। तो अगर हम लोग सेकेंड टर्म a प्लस डी लेते हैं तो a प्लस डी माइनस ए डी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं, अगर आपको नेक्स्ट टर्म निकला है तो वो जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे। जो नेक्स्ट टर्म हम लोग को लिखना है उस नेक्स्ट टर्म कैसे लिखा जाता है, प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करके। इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म लिखा गया a प्लस डी, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो यानी a प्लस डी तो a प्लस टू डी, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो a प्लस टू डी प्लस डी तो a प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। ये हम लोग का वो गिवन AP होगा, ठीक है। इन दिस AP, इस AP में हम लोग के पास वी हैव जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है। इन दिस AP वी हैव फर्स्ट टर्म जिसको हम लोग a सबस्क्रिप्ट में 1 से डिनोट करेंगे। अगर हम लोग nth टर्म को a सबस्क्रिप्ट में n से डिनोट कर रहे हैं तो फर्स्ट टर्म को a सबस्क्रिप्ट में 1 से डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो है इस AP में हम लोग के पास वो a है, जिसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं a प्लस वन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। क्योंकि a प्लस वन माइनस वन क्या हो जाएगा, 0 एंड 0 इंटू डी हो जाएगा 0, a प्लस 0 यानी a, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग का सेकेंड टर्म है इस AP में, सेकेंड टर्म a सबस्क्रिप्ट में 2 जो कि a प्लस डी है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस डी को a प्लस टू माइनस वन इंटू डी। 2 माइनस वन 1 हो जाएगा, 1 इंटू डी डी हो जाएगा, a प्लस डी आ जाएगा। वैसे ही इस AP का जो थर्ड टर्म होगा, इस AP का जो थर्ड टर्म होगा a सबस्क्रिप्ट में 3, इसको हम लोग a प्लस टू डी लिख सकते हैं, यानी a प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। 3 माइनस वन 2 हो जाएगा, a प्लस टू डी हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे ही अगर हम लोग इसी जनरल पैटर्न को फॉलो करें, तो अगर हम लोग यहाँ पे nth टर्म अगर हम लोग निकाले इस AP का nth टर्म जिसको a सबस्क्रिप्ट में n से डिनोट करेंगे, आप देख सकते हैं थर्ड टर्म में क्या है, a प्लस थ्री माइनस वन डी, सेकेंड टर्म में है a प्लस टू माइनस वन डी, फर्स्ट टर्म में है a प्लस वन माइनस वन डी। यानी जो टर्म निकालना है, जैसे सेकेंड टर्म तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे थर्ड टर्म तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे nth टर्म है तो यहाँ पे a प्लस यहाँ पे n आ जाएगा, n माइनस वन इंटू डी। तो इसी जनरल पैटर्न पर हम लोग इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। तो हेंस प्रूव्ड, ये हम लोग का थ्योरम प्रूव हो गया।
ये जो ऑब्जर्वेशन है इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका nth टर्म निकालते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से इस थ्योरम को प्रूव किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस थ्योरम के मदद से हम लोग किसी भी एपी के इंड से अगर हम लोग को बोला जाए कि अब हम लोग को कभी एक गिवन एपी दे दिया जाएगा और उसमें बोलेगा कि इस एपी के इंड से आपको nth टर्म निकालना है, तो उस तरह के क्वेश्चंस के लिए हम लोग यहाँ पे एक थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं जो हम लोग का थ्योरम 2 है। इसमें हम लोग को यही दिया हुआ है, टू फाइंड द nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन एपी, यानी किसी एपी के इंड से अगर आपको nth टर्म निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। जैसे अभी तक जो हम लोग फार्मूला पढ़ रहे थे उसमें हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग को अगर एपी के शुरू से अगर nth टर्म को निकालना हो, यानी एपी के स्टार्टिंग से अगर हम लोग को कोई nth टर्म निकालना है जनरल टर्म, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ लिया। अब हम लोग को ये फार्मूला पढ़ना है कि एपी के इंड से अगर हम लोग को nth टर्म निकालना हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। अभी जो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ लिया है वो ये थ्योरम है जिसकी मदद से हम लोग एपी के शुरुआत से nth टर्म निकाल सकते हैं, एपी के शुरू से nth टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपको निकालना हो फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी, तो उसमें क्या है कि आप हम लोग एपी के शुरुआत से जो फोर्थ टर्म होगा उसको निकालेंगे। अब हम लोग अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन एपी, किसी एपी के इंड से फोर्थ टर्म निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे थ्योरम है, शो डैट द nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन एपी, शो करना है कि जो nth टर्म होगा फ्रॉम द इंड ऑफ एन एपी, यानी किसी भी एपी के इंड से अगर को हम लोग को nth टर्म निकालना है, किसी भी एपी के इंड से अगर हम लोग को कोई nth टर्म निकालना है और जिस एपी का फर्स्ट टर्म ए हो, कॉमन डिफरेंस डी हो और उसका लास्ट टर्म एल हो, यहाँ पे लास्ट टर्म भी गिवन होता है, लास्ट टर्म दिया होता है और लास्ट टर्म एल हो, तो वो जो nth टर्म फ्रॉम द इंड होगा वो ये होगा l माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लास्ट टर्म फ्रॉम द इंड ये होगा, वो जो nth टर्म है nth टर्म फ्रॉम द इंड यानी nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म वो ये होगा l माइनस n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू डी। ठीक है, तो इसी थ्योरम को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं यहाँ पे। तो प्रूफ, तो मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि लेट हम लोग एक एपी कंसिडर करते हैं जिसका फर्स्ट टर्म में हो कॉमन डिफरेंट डी हो, लास्ट टर्म एल हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक एपी कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर एन एपी। ठीक है, लेट अस कंसिडर एन एपी हैविंग फर्स्ट टर्म ए, जिसका फर्स्ट टर्म क्या हो, ए हो, हैविंग फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस जो हो उसका वो डी हो एंड लास्ट टर्म एल हो। मैंने कॉमन डिफरेंस को शॉर्ट में यहाँ पे सी डॉट डी से डिनोट किया है, कॉमन डिफरेंस जिसका डी हो और जिसका लास्ट टर्म क्या हो, लास्ट टर्म एल हो। ठीक है, लेट अस कंसिडर एन एपी हैविंग फर्स्ट टर्म ए, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंट डी है एंड लास्ट टर्म एल है। तो उस एपी को अगर हम लोग लिखे तो वो एपी मेरा कुछ इस तरह से हो जाएगा, फर्स्ट टर्म तो उसका ए है, फिर उसका जो सेकंड टर्म होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर देंगे। मैंने आपको ये लिखना बतलाया है कि अगर किसी एपी का मतलब कि फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो उस एपी को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो पहले तो उसका फर्स्ट टर्म लिख देंगे, वो तो पहला ही टर्म हो गया। अब उसके बाद उसका सेकंड टर्म लिखना है, तो उसके लिए तो जनरल फार्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस एन के जगह पे 2 रख देंगे क्योंकि सेकंड टर्म निकालना है, तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस डी, तो सेकंड टर्म मेरे पास a प्लस डी हो जाएगा। अब वैसे ही समझने वाली बात है कि अगर कॉमन डिफरेंट डी है यानी आगे के टर्म माइनस पीछे का टर्म करेंगे तो डी आना चाहिए, तो इसमें अगर डी जोड़ देंगे तो मेरा सेकंड टर्म आ जाएगा, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, तो a प्लस डी और प्लस डी यानी a प्लस 2d। ठीक है, एंड ऐसे ही वो टर्म होगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देते हैं कि मेरा लास्ट टर्म इस एपी का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, इस एपी में दिया हुआ है कि हम लोग का पास लास्ट टर्म एल है, तो इस एपी का लास्ट टर्म तो एल हो जाएगा। अब लास्ट के जो लास्ट टर्म से जो पहला जो टर्म रहा होगा वो क्या रहा होगा, तो आप ऐसे सोचिए, इसके जो पहला टर्म रहा होगा, इससे जो पहले जो मेरा टर्म रहा होगा उसमें अगर हम लोग डी ऐड करेंगे तब ये लास्ट टर्म आएगा। ठीक है, ये इससे जो पहले मेरा जो टर्म रहा होगा उसमें अगर हम लोग कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, डी को ऐड करेंगे तब ये लास्ट टर्म आया होगा, तो इससे जो पहला वाला टर्म होगा वो एल माइनस डी हो जाएगा।
अगर हम लोग इसमें डी ऐड कर दे, इस टर्म में अगर डी ऐड कर दे कॉमन डिफरेंस, तो एल माइनस डी अब प्लस डी, माइनस डी प्लस डी कैंसिल और ये एल आ जाएगा। सिमिलरली इससे जो पहले वाला टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, एल माइनस टू डी हो जाएगा। ठीक है, एल माइनस टू डी हो जाएगा। सॉरी, मतलब यहाँ पे मैं एक ए पी फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया। ए प्लस डी, यहाँ पे ए प्लस टू डी थर्ड टर्म, एंड बीच में ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स होंगे। ठीक है, फिर एल माइनस टू डी, फिर एल माइनस डी, और आखिरी में लास्ट टर्म मेरा रहा होगा। क्योंकि देखिए अगर मैं इस टर्म में अगर मतलब इससे जो पहले जो टर्म है इसमें कॉमन डिफरेंट डी ऐड किया गया होगा तब ये टर्म आया होगा। तो ये एल माइनस डी में अगर प्लस डी ऐड करेंगे तभी माइनस डी प्लस डी कैंसिल और एल आएगा। ठीक है, तो इससे पहले वाला टर्म एल माइनस डी रहा होगा। नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, जैसे शुरू से जब हम लोग लिखते हैं तो कॉमन डिफरेंस ऐड करते थे। ठीक है, अगर हम लोग मतलब शुरू से देख रहे हैं तो मेरा फर्स्ट टर्म ए है, उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते थे, फिर उसके बाद वाला टर्म निकालने में कॉमन डिफरेंस ऐड करते थे। ठीक है, तो आगे का टर्म निकालने में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, तो पीछे का टर्म निकालने में कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो इसको, जैसे ए मेरा फर्स्ट टर्म है, इससे आगे का हमको टर्म निकालना है तो उसमें कॉमन डिफरेंस हम लोग ऐड कर देंगे, फिर इसमें आगे का मतलब टर्म निकालना है तो इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे। और वैसे ही अगर इससे पीछे का टर्म निकालना है तो कॉमन डिफरेंस इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ए प्लस टू डी माइनस डी, तो ए प्लस डी हो जाएगा, फिर ए प्लस डी माइनस डी, ए आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एल, इससे पहले का टर्म निकालना है तो एल माइनस डी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इससे पहले का टर्म निकालना है तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉमन डिफरेंस, यानी एल माइनस डी यानी एल माइनस टू डी। ठीक है, एल माइनस थ्री डी एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो मेरे पास लास्ट टर्म है ए पी का, लास्ट टर्म नहीं, जो सेकंड टर्म फ्रॉम द इंड है, ये मेरा इंड हो गया जो कि लास्ट टर्म है एल। इससे जो एक पहले वाला टर्म है यानी फर्स्ट टर्म फ्रॉम द इंड, ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका, नहीं सेकंड टर्म फ्रॉम द इंड कहलाएगा। ठीक है, सेकंड टर्म फ्रॉम द इंड, ये मेरा इंड हो गया। ठीक है, जो लास्ट टर्म है मेरा, ठीक, ये मेरा इंड हो गया जो कि लास्ट टर्म है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लास्ट टर्म लिखें, लास्ट टर्म जो कि एल है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस एल को एल माइनस ब्रैकेट में वन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि वन माइनस वन हो जाएगा जीरो, जीरो इंटू डी जीरो, एल माइनस जीरो एल। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे सेकेंड टर्म फ्रॉम द इंड निकाले, ये मेरा कौन सा टर्म होगा, सेकेंड टर्म फ्रॉम द इंड, ये मेरा इंड हो गया, ये सेकेंड टर्म फ्रॉम द इंड। तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या निकाल दे, सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड अगर निकाले, ठीक है, सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड, तो वो मेरे पास क्या दिया हुआ है, एल माइनस डी दिया हुआ है। ठीक है, सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड, ये हुआ सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड, ये हुआ इंड और ये हुआ सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड। एल माइनस डी को हम लोग लिख सकते हैं एल माइनस ब्रैकेट में टू माइनस वन इंटू डी, टू माइनस वन वन हो जाएगा, वन इंटू डी डी होगा, एल माइनस डी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड टर्म फ्रॉम द इंड निकाले, थर्ड टर्म फ्रॉम इंड, तो थर्ड टर्म फ्रॉम इंड जो है मेरे पास, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो थर्ड टर्म फ्रॉम इंड है, ये लास्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड और ये थर्ड टर्म फ्रॉम इंड, यानी इंड से क्या है, ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म फ्रॉम इंड, इंड से क्या है, थर्ड टर्म है। तो ये थर्ड टर्म फ्रॉम इंड एल माइनस टू डी है, जिसको हम लोग निकाल सकते हैं एल माइनस थ्री माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं, थ्री माइनस वन टू होता है तो एल माइनस टू डी। ठीक है, अब यही जो मेरा जनरल पैटर्न जो चल रहा है कि आप देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड टर्म फ्रॉम इंड है तो एल माइनस ब्रैकेट में टू माइनस वन इंटू डी है, यानी सेकेंड टर्म है तो यहाँ पे टू है। वैसे ही थर्ड टर्म फ्रॉम इंड है तो यहाँ पे थ्री है, एल माइनस ब्रैकेट में थ्री माइनस वन इंटू डी। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम लोग ध्यान दें तो अगर मैं कभी nth टर्म निकालूँ, कोई जनरल टर्म अगर मैं निकालूँ, nth टर्म फ्रॉम इंड, ठीक है, nth टर्म फ्रॉम इंड अगर हम लोग निकाले, कोई भी जनरल टर्म अगर n निकाले फ्रॉम इंड, तो उसको हम लोग ये लिख सकते हैं एल माइनस, यहाँ पे जैसे थ्री था थर्ड टर्म के लिए, सेकंड टर्म फ्रॉम इंड में यहाँ पे टू था, तो nth टर्म के लिए यहाँ पे n आ जाएगा, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। और ऐसे ही ये रिजल्ट हम लोग का प्रूव हो गया। हम लोग को यहाँ पे प्रूव करना था कि जो लास्ट टर्म, जो nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन एपी होगा, जिसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंट डी है, लास्ट टर्म एल है, इज गिवन बाय एल माइनस एन माइनस वन ब्रैकेट में इंटू डी, और ये हम लोग का प्रूव आ चुका है, एल माइनस एन माइनस वन ब्रैकेट में इंटू डी। तो हिंस प्रूव्ड। अब देखिए, जैसे कभी कभी क्वेश्चन हम लोग का जो एपी में जो क्वेश्चन हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, तो उसमें कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे दिया होता है कि मतलब थ्री नंबर्स इन एपी दिया होगा,
कि 3 नंबर्स हैं जो कि एपी में है, जिनका प्रोडक्ट ये है, जिनका सम ये है, तो आपको वो नंबर्स निकालना है। या 4 नंबर्स है एपी में है, जिनका सम ये है, प्रोडक्ट ये है, तो वो नंबर्स निकालना है। तो जब खाली ऐसे दे दे फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज इतना देन फाइंड द नंबर्स, या फाइंड 4 नंबर्स इन एपी हुज सम इज इतना एंड प्रोडक्ट इज इतना देन फाइंड द नंबर्स, तो हम लोग उस नंबर्स को एपी के अकॉर्डिंग कुछ अपने हिसाब से नहीं मान सकते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, उसको एपी के अकॉर्डिंग कुछ माना जाता है। जैसे अगर कभी भी 3 नंबर्स इन एपी दिया गया हो, ठीक है, कभी भी अगर 3 नंबर्स इन एपी दिया गया हो तो उन 3 नंबर्स को हम लोग ऐसे मानते हैं। फर्स्ट नंबर हम लोग ए माइनस डी मानेंगे, सेकेंड नंबर ए मानेंगे और थर्ड नंबर ए प्लस डी मानेंगे। ये हम मेरा 3 नंबर्स इन एपी होगा। आप इसमें देख सकते हैं इनके बीच में कॉमन डिफरेंट डी का भी है, इसमें आप डी जोड़ोगे तो ये टर्म आ जाएगा, इसमें डी जोड़ोगे तो ये टर्म आ जाएगा। वैसे ही अगर कभी 4 नंबर्स इन एपी हो, ठीक है, 4 नंबर्स अगर एपी में दिया गया हो, 4 नंबर्स इन एपी, 4 नंबर्स अगर एपी में दिया गया हो तो उन 4 नंबर्स को हम लोग क्या मानते हैं, उन 4 नंबर्स को हम लोग ये मान देते हैं ए माइनस 3D। फर्स्ट नंबर हम लोग का होगा ए माइनस 3D, ठीक है, फर्स्ट नंबर होगा ए माइनस 3D, सेकेंड नंबर होगा ए माइनस डी, थर्ड नंबर होगा ए प्लस डी और फोर्थ नंबर होगा ए प्लस 3D। ये मेरा 4 नंबर इन एपी होगा, ठीक है। वैसे ही अगर 5 नंबर्स इन एपी हो, कोई भी 5 नंबर अगर एपी में दिया गया हो तो उन नंबर्स को हम लोग क्या मानेंगे, क्या एज्यूम करेंगे। तो 5 नंबर्स इन एपी के लिए जो फर्स्ट नंबर है वो ए माइनस 2D लेंगे, सेकेंड नंबर ए माइनस डी लेंगे, थर्ड नंबर ए ले लेंगे, ठीक है, ए माइनस 2D ए माइनस डी ए, फिर यहाँ पे फोर्थ नंबर ए प्लस डी और यहाँ पे फिफ्थ नंबर ए प्लस 2D, और ऐसे ही हम लोग लेंगे। वैसे ही अगर 6 नंबर्स इन एपी है, कोई भी 6 नंबर, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये याद करना पड़ेगा आपको। 6 नंबर्स इन एपी, अगर 6 नंबर्स हैं एपी में तो हम लोग उनको ये मानेंगे, फर्स्ट नंबर ए माइनस 5D, सेकेंड नंबर हो जाएगा आपका ए माइनस 3D, थर्ड नंबर हो जाएगा आपका ए माइनस डी, फोर्थ नंबर हो जाएगा आपका ए प्लस डी, फिफ्थ नंबर हो जाएगा ए प्लस 3D और सिक्स्थ नंबर हो जाएगा ए प्लस 5D। ये आप रिमेंबर कर लीजिए, इसको आप ध्यान में रखिए, रिमेंबर इट। ये ध्यान में आपको रखना होगा कि जब भी कभी क्वेश्चन में 3 नंबर्स इन एपी दिया गया हो तो उन तीनों नंबर्स को ये मानेंगे, 4 नंबर्स इन एपी दिया गया हो तो ये नंबर्स मानेंगे, 5 नंबर्स इन एपी दिया गया हो तो ये नंबर्स मानेंगे और 6 नंबर्स इन एपी दिया गया हो तो ये नंबर्स मानेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग वो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि कभी अगर हम लोग को ऐसे भी क्वेश्चन देता है एपी में कि आपको एपी के बहुत सारे टर्म्स ऐड करके मतलब बतलाना होगा। जैसे कि मैं बात करूँ तो मेरे पास जैसे कि ये एक एपी है 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 19 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। जैसे ये मेरे पास एक एपी आप देख सकते हैं, मतलब एक सीरीज़ है, ठीक है, लेकिन ये एपी फॉलो कर रहा है। 7 माइनस 3 देखिए तो 4 होगा, 11 माइनस 7 भी 4 होगा, 15 माइनस 11 भी 4 होगा, 19 माइनस 15 भी 4 होगा, यानी इसका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है। तो ये एक एपी है मेरे पास, ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म 3 दिया गया है, कॉमन डिफरेंस 4 दिया गया है। तो ऐसे ही कभी कभार आपको क्वेश्चन मिलेगा एपी में जिसमें ऐसे एक एपी दिया रहेगा, कोई भी एपी हो सकता है, कोई भी फर्स्ट टर्म, कोई भी कॉमन डिफरेंस हो सकता है, और उस एपी का आपको ना सम टू एन टर्म्स निकालना होगा। जैसे कि अगर हम लोग इस क्वेश्चन में बोले, जैसे ये मेरे पास क्वेश्चन है कि तो हमको निकालना है फाइंड द सम ऑफ दिस एपी, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम अप टू, ठीक है, फाइंड द सम अप टू 23 टर्म्स ऑफ दिस एपी, ठीक है, फाइंड द सम अप टू 23 टर्म्स ऑफ दिस एपी। यानी इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है, जैसे ये मेरे पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म, ऐसे ही ये मतलब कि प्लस में चलते रहेगा, 19 है प्लस 23 प्लस 27, और ऐसे ही बहुत सारा टर्म्स आगे चलते रहेगा। तो हमको इस एपी का 23 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। जैसे ये अब यहाँ पे आपको जो टर्म दिख रहा है वो कितना, 5 टर्म आपको दिख रहा है। ऐसे ही ये एपी में मतलब चलते रहेगा काफ़ी आगे तक, जहाँ पे 23 टर्म्स पुर जाएगा हमको वहाँ तक का सम निकालना है।
यानी इसमें ऐसे ही में हम लोग को 23 टर्म्स का सम निकालना है। जैसे कि यहाँ पे अगर खाली क्वेश्चन रहता फाइंड द सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ दिस एपी, तब तो हम लोग आसानी से जोड़ लेते, ये पांचों को जोड़ लेते तो सम ऑफ 5 टर्म्स ऑफ दिस एपी निकल जाता। लेकिन अगर यहाँ पे क्वेश्चन है सम ऑफ 23 टर्म्स ऑफ दिस एपी, यानी 23 टर्म्स जब ऐसे ही मतलब प्लस में मतलब 1 ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ऐसे ही करके 23 टर्म्स तक जो सम आएगा हमको वो टोटल सम बतलाना है। ठीक है, तो वो लिखना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। अगर हम लोग मतलब एपी का फॉर्मूला का यूज़ किए बगैर अगर उसको निकालना चाहे तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। हम लोग को 23 टर्म्स पहले इस एपी को लिखना पड़ेगा 23 टर्म्स, फिर 23 टर्म्स सबको सम करना होगा, 23 टर्म्स तक को सम करना होगा, हम लोग को हर एक टर्म को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो काफ़ी लॉन्ग मेथड होगा, वैसे नहीं किया जाता है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, एक थ्योरम है एपी में सम टू एन टर्म्स का, कि अगर कोई भी अगर एपी दिया गया है उसके 1000 टर्म्स का सम निकालना है, या 1 लाख टर्म्स तक का सम निकालना है, या 10 टर्म्स तक का सम निकालना है, जितने भी टर्म्स तक का सम निकालना है हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है एपी में, जिसको सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी से मतलब उस ये तो पेज ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग पेज ले लेते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का एन टर्म्स तक का सम अगर निकालना है तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी एपी के एन टर्म्स का सम निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो ये थ्योरम है, थ्योरम 3। थ्योरम में ये लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द सम ऑफ n terms of an AP, prove that the sum of n terms of an AP with first term A, ठीक है, prove that the sum of n terms of an AP, ठीक है, with first term A common difference D। Prove that the sum of n terms of an AP with first term A common difference is equal to D is given by, तो वो sum of n terms का क्या फॉर्मूला होगा। तो देखिए सम टू n टर्म्स को हम लोग s और सब्सक्रिप्ट में n से डिनोट करते हैं, सम टू n टर्म्स को हम लोग s और सब्सक्रिप्ट में n से डिनोट करते हैं, सम टू n टर्म्स को हम लोग s और सब्सक्रिप्ट में n से डिनोट करते हैं, सब्सक्रिप्ट मतलब राइट हैंड में लोअर साइड। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला है। कभी कभार क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस देने के बजाय वो लास्ट टर्म दिया रहेगा। कभी कभार क्या होता है कि ऐसे ही आपको क्वेश्चन रहेगा कि आपको किसी एपी के एन टर्म्स का सम निकालना है जिसका फर्स्ट टर्म ये है और लास्ट टर्म ये है। लास्ट टर्म कहने का क्या मतलब है, nth टर्म। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे यही समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे एक यहाँ पे हम लोग को क्या दिया हुआ था कि इस एपी के एन टर्म्स का सम निकालना है जिसका फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। कभी कभार इसको ऐसे भी लिख देता है कि आपको मतलब किसी एपी के एन टर्म्स का सम निकालना है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी नहीं दिया गया है, लिखा गया होगा कि जिसका फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म एल है। ठीक है, लास्ट टर्म कहने का क्या मतलब है, अब किसी एपी का अगर अब किसी एपी में n टर्म्स है तो उसका nthवा जो टर्म होगा वही ना लास्ट टर्म होगा। किसी एपी में अगर n टर्म्स है तो उसका जो nth टर्म होगा वो लास्ट टर्म होगा। तो कभी कभार ऐसे भी दे देता है कि आपको n टर्म्स ऑफ एन एपी का सम निकालना है जिसका फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म l है, तो उसके लिए फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक है, बस उसके लिए ये फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ठीक है, तो इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पे, प्रूफ। तो लेट अस कंसिडर एन एपी, हम लोग यहाँ पे एक एपी कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेट अस कंसिडर एन एपी जिसका हैविंग फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, एंड कॉमन डिफरेंस जिसका क्या दिया हुआ है, डी दिया गया है। लेट अस कंसिडर एन एपी हैविंग फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, एंड मान लीजिए कि लास्ट टर्म भी दिया गया है। ठीक, एंड लास्ट टर्म एल।
तो उस ए पी को हम लोग लिख सकते हैं, ए पी मेरा हो जाएगा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा, इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे ए प्लस टू डी प्लस डॉट डॉट डॉट, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पे, ए पी मैं लिख रहा हूँ सीरीज नहीं, एल माइनस टू डी एल माइनस डी और आखिरी में एल, ऐसे ही मेरा वो ए पी होगा। ठीक है, अब अगर इसके मतलब सभी टर्म्स को अगर मैं ऐड कर दूँ तो उसको हम लोग एस सब्सक्रिप्ट में एन से डिनोट करेंगे। इसमें इस ए पी में मान लीजिए एन टर्म्स हैं, ये जो मेरा ए पी दिया गया है इस ए पी में हम लोग मान लेते हैं एन टर्म्स हैं, ये जो मेरे पास ए पी है इस ए पी में हम लोग मान लेते हैं एन टर्म्स हैं। ठीक है, तो अगर इन सभी टर्म्स को ऐड कर दिया जाए तो उसको हम लोग एस और सब्सक्रिप्ट में एन से डिनोट करेंगे, यानी सम ऑफ एन टर्म्स। इस सभी टर्म्स को अगर ऐड कर दिया जाए आपस में तो उसको हम लोग एस और सब्सक्रिप्ट में एन से डिनोट करेंगे, यानी सम ऑफ एन टर्म्स। तो ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस डॉट 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 एल माइनस टू डी प्लस एल माइनस डी प्लस एल। अब देखिए ये तो एक मेरा टर्म हुआ, मतलब एक इक्वेशन हुआ, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इसी चीज़ को मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, यानी ये मतलब जैसे अभी हम लोग ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी यानी शुरू के टर्म से हम लोग ऐड किए, अब इसको हम लोग क्या करते हैं लास्ट टर्म से ऐड करते हैं, यानी लास्ट टर्म से लिखते हैं एल प्लस एल माइनस डी, ठीक है, एल माइनस डी प्लस एल माइनस टू डी प्लस ऐसे ही रहा होगा और आखिरी में होगा ए प्लस टू डी, ठीक है, प्लस ए प्लस डी और प्लस ए। ठीक है, यानी अब हम लोग मतलब ये जो सम, अब देखिए अगर हम लोग इस ए पी के टर्म्स को शुरू से लिख के ऐड करें या इस ए पी के टर्म्स को लास्ट टर्म से लिख के ऐड करें, जो सम होगा वो तो सेम ही होगा। अगर कोई ए पी हम लोग को दिया गया है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, अप टू एन टर्म्स हैं, तो उन सभी टर्म्स को अगर हम लोग शुरू से लिख के ऐड करें, यानी यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम लोग उस ए पी के टर्म्स को शुरुआत जहाँ से हुआ था उस ए पी का उस टर्म से हम लोग लिख के सभी टर्म्स को हमने ऐड किया, तो वो जो सम आएगा वो सम, और यहाँ पे जो सम आएगा तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो ए पी हम लोग का दिया गया था उस ए पी के टर्म्स को हमने उसी कॉरस्पॉन्डिंग वाइज स्टार्टिंग से एंड तक ऐड कर दिया सभी टर्म्स को। ठीक, लेकिन दूसरे टाइम हम लोगों ने क्या किया, ये जो लास्ट टर्म है यहाँ से हम लोगों ने टर्म को लिखा, ये जो लास्ट टर्म है यहाँ से हम लोगों ने टर्म को लिखा एल प्लस एल माइनस डी प्लस एल माइनस टू डी प्लस डॉट 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 ए प्लस टू डी ए प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस डी प्लस ए, यानी लास्ट टर्म से हम लोगों ने यहाँ इस बार टर्म्स को ऐड किया है। यहाँ पे हम लोगों ने ए पी के शुरुआती टर्म से ऐड किया था और यहाँ पे हम लोगों ने ए पी के लास्ट टर्म से ऐड किया, लेकिन सम तो सेम ही होगा, चाहे हम लोग 1 + 2 + 3 करें या 3 + 2 + 1 करें, दोनों तो मतलब 6 ही आएगा, तो ये सम तो सेम होगा। इसलिए यहाँ पे भी हम लोगों ने उसको एस एन से ही डिनोट किया है, यहाँ भी एस एन से ही डिनोट किया है। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग आपस में ऐड कर दें, ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में ऐड कर दें, एडिंग द corresponding terms of terms of 1 and 2, ये मेरे पास है इक्वेशन 1 और ये मेरे पास है इक्वेशन 2, ठीक है, ये मेरे पास है इक्वेशन 2। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर हम लोग आपस में ऐड कर दें तो आप देख सकते हो फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे तो ए प्लस एल, सेकेंड टर्म ऐड करेंगे तो ए प्लस डी प्लस एल माइनस डी प्लस डी माइनस डी कैंसिल ए प्लस एल, थर्ड टर्म ऐड करेंगे ए प्लस टू डी प्लस एल माइनस टू डी प्लस टू डी माइनस टू डी कैंसिल ए प्लस एल, वैसे ही एल माइनस टू डी ए प्लस टू डी माइनस टू डी प्लस टू डी कैंसिल एल प्लस ए यानी ए प्लस एल, एल माइनस डी प्लस डी माइनस डी प्लस डी कैंसिल ए प्लस एल प्लस ए यानी ए प्लस एल, यानी सभी टर्म्स को अगर आपस में ऐड करते हैं तो ए प्लस एल ही आता है। फर्स्ट टर्म को आपस में ऐड करो तभी ए प्लस एल, सेकेंड टर्म को आपस में ऐड करो तभी ए प्लस एल, यानी हर एक टर्म को अगर कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में ऐड करते हैं तो ए प्लस एल आता है। और टोटल टर्म्स कितना है, एन टर्म्स हैं, यानी ये जो मतलब और इधर आप देख सकते हो कि अगर मैं इधर मतलब ये तो हम लोग का हुआ राइट हैंड साइड को अगर हम लोग कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड किए, तो अब लेफ्ट हैंड साइड था मेरे पास एस एन, इधर भी एस एन प्लस एस एन 2SN हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 2SN और ये क्या हो जाएगा ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल
सभी टर्म मतलब फर्स्ट टर्म को, दोनों के फर्स्ट टर्म को ऐड करो तब भी ए प्लस एल, दोनों के सेकंड टर्म को ऐड करो तब भी ए प्लस एल, दोनों के थर्ड टर्म को ए प्लस मतलब दोनों के थर्ड टर्म को ऐड करो तो ए प्लस एल। ऐसा ही कितना टर्म्स तक ऐड करें, ऐसा ही हम लोग कितने टर्म्स तक उसको ऐड किए होंगे, एन टर्म्स। ठीक है, तो ये अप टू कितने टाइम्स है, एन टाइम्स तक है। ये जो ए प्लस एल है, ए प्लस एल है, ए प्लस एल है, ये कितने टाइम्स तक है, कितने टाइम्स तक लिखा गया है, तो एन टाइम्स तक लिखा गया है, क्योंकि उस एपी में एन टर्म्स थे। अब फर्स्ट टर्म, दोनों के फर्स्ट टर्म को ऐड किया तो ए प्लस एल, सेकंड टर्म के दोनों को ऐड किया तो ए प्लस एल, दोनों के थर्ड टर्म को ऐड किया तो ए प्लस एल, वैसे ही दोनों के nth टर्म को भी ऐड किया होगा तो एल प्लस एल, ए प्लस एल। ठीक है, तो ये जो ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल लिखा हुआ, ये एन टाइम्स तक लिखा गया होगा। ठीक है, तो ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल अप टू एन टाइम्स, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू ए प्लस एल। ठीक है, जैसे कि आप देखो, ऐसे ऐसे देखो यहाँ पे, जैसे टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस 5 टाइम्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 5 इंटू 2, 5 टाइम्स था 2, तो ये 10 आ जाएगा। आप वैसे भी देख लो, 2 4 6, 2 8, 2 10, 10 आया। तो वैसे यहाँ पे भी ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल प्लस ए प्लस एल अप टू एन टाइम्स है, तो एन इंटू ए प्लस एल हम लोग इसको लिख लेंगे। फिर यहाँ पे सम टू एन टर्म्स है, वो आ जाएगा n बाई 2, ये 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ये जो 2 यहाँ पे मल्टीपल में है इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो n बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। तो यही मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया है सम टू एन टर्म का। ठीक है, अब यहाँ पे जो l है मेरा, जो लास्ट टर्म है, वो कौन सा टर्म है, nth टर्म लास्ट टर्म है। ठीक है, l जो है मेरा यहाँ पे वो लास्ट टर्म है, वो nth टर्म रहा होगा, क्योंकि एपी में n टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म कौन सा टर्म रहा होगा, nth वाला टर्म ही लास्ट टर्म रहा होगा, तो l इज इक्वल टू nth टर्म। अब nth टर्म निकालने का जनरल फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे l के जगह पे इसको अगर पुट कर दो तो एस एन इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2, ए प्लस एल के जगह पे a प्लस एन माइनस वन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा n बाई 2, ए प्लस ए 2a प्लस यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये मेरा दोनों फॉर्मूला आ चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे हम लोग का एस एन का दोनों जो फॉर्मूला था, n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस एल और n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तब लगाना है जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया गया हो, और ये तब लगाना है जब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया हो। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला हम लोग का प्रूव हो चुका है। तो आज की क्लास में इतना ही। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या, मतलब कि अगर कुछ प्रॉब्लम था इस वीडियो में तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और पढ़ाई करते रहिए ऐसे। अगर आपने हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे जितने भी मैं वीडियोस बनाते रहूँ एजुकेशन से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो बाय, जय हिंद, जय भारत।